सबसे पहली बात तो ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर। और फेडरल होने का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है, पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है और सारी पावर को हर एक डायमेंशन से, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, फाइनेंशियल हो, सारी पावर को सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया गया है। एक तीसरा ऑर्गन और होता है जुडिशियल, लेकिन जुडिशियल पावर को डिवाइड नहीं किया गया है। हमारे कंट्री में जुडिशियल पावर को डिवाइड नहीं किया गया है और उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है और इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स और सबसे नीचे आते हैं लोअर कोर्ट्स। और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम सेंटर और स्टेट्स दोनों के लॉज को एनफोर्स करता है। सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, और इसलिए डिवीजन ऑफ पावर की ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ ज़रूरत थी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, वहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम इन्हीं 3 हेड्स के अंडर में पढ़ते हैं। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कि लॉ मेकिंग के पर्पस से सेंटर के पास में क्या पावर है, स्टेट्स के पास में क्या पावर है, क्या प्रोविजंस हैं, उनकी अपन बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, लॉ बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, एडमिनिस्टर करना है, उस कॉन्टेक्स्ट में सेंटर और स्टेट्स की क्या सिचुएशन है उसकी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में। और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशंस, टैक्स को इम्पोज करना है, ग्रांट इन एड्स नाम की एक चीज़ होती है, जीएसटी काउंसिल नाम की एक चीज़ होती है, और इस सब के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स और सेंटर की क्या सिचुएशन है उसकी बात करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस में। अच्छा, लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, इनकी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में, और फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में। हालांकि आज तो अपने को पढ़ना है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 के बीच में। पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 255 डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अच्छा, 245 से लेकर 255 के अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं, उनको भी आज अपन देखेंगे। सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस को 4 डायमेंशंस में पढ़ा जाता है। पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि सेंटर अगर लॉ बनाएगा तो किस टेरिटरी पर अप्लाई होगा, स्टेट अगर लॉ बनाएगा तो किस टेरिटरी पर अप्लाई होगा, उस सब की बात करेंगे अपन टेरिटोरियल एक्सटेंट में। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, हमने पढ़ा हुआ है 7 शेड्यूल, लिस्ट दी हुई है उसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगी, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं उनको पढ़ेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स में। तीसरा, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं, 5 केसेस हैं जहां स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करने की पावर मिल जाती है पार्लियामेंट को, वो क्या है उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, कुछ ऐसे भी सिनेरियोज हैं जहां पे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट पे इंटरफेयर कर सकता है, वो क्या है उनकी भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि सेंटर और स्टेट कोई लॉ बनाएंगे तो किस टेरिटरी पे अप्लाई होगा वो लॉ। तो पहली बात, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए या इंडिया के किसी एक पार्ट के लिए। पार्लियामेंट का जो भी लॉ है वो पूरी इंडियन टेरिटरी या उसके किसी एक हिस्से पे अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या है, स्टेट्स आते हैं, यूटीज आते हैं, एंड एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी एरिया जो ना स्टेट है ना यूटी है लेकिन इंडिया का हिस्सा है, उस पे भी पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई होगा। दूसरी बात, स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर लॉ बनाएंगे तो वो कहाँ अप्लाई होगा। अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट इंपॉर्टेंट है। स्टेट
लेजिस्लेचर अगर कानून बनाएगी तो वो पूरे स्टेट के टेरिटरी पे या स्टेट के किसी हिस्से पे अप्लाई होगा। राजस्थान असेंबली का कोई लॉ राजस्थान की पूरी टेरिटरी या राजस्थान के किसी एक हिस्से पे अप्लाई होगा, राजस्थान के बाहर अप्लाई नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट की टेरिटरी के बाहर अप्लाई नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक सिचुएशन ऐसी है जब स्टेट का लॉ आउटसाइड इट्स टेरिटरी अप्लाई हो सकता है। वो कब होगा? ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में सफिशिएंट नेक्सस हो, संबंध हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार में शराब जो है वो बंद है, ड्राई स्टेट है बिहार। लेकिन कोई इंसान बिहार में इल्लीगली शराब बेचता है। अब ये इंसान चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे केरला का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस इंसान पे बिहार का जो लॉ है वो अप्लाई होगा और उसके थ्रू उसको पनिश किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में स्टेट का लॉ जो है वो आउटसाइड द स्टेट भी अप्लाई हो सकता है। और तीसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। मतलब क्या इसका? देखो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए वो अप्लाई होगा पूरी टेरिटरी पे या किसी एक हिस्से पे। कोई एक स्टेट है और उसके लिए लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। लेकिन इंडिया की टेरिटरी से बाहर कोई विदेश में इंडियन सिटीजन रह रहा है, फॉरेन कंट्री में किसी इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी है और उसके लिए कोई कानून बनाना है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। और ऐसा कानून बनाने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को। और ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट की। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई इंडियन सिटीजन लंदन में रहता था और लंदन में इस आदमी ने मर्डर कर दिया, लंदन में मर्डर कर दिया इसने और ये भागकर आ गया इंडिया। अब इंडियन टेरिटरी में तो इसने मर्डर किया नहीं है। ये केस कैसा है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का। इस आदमी को इंडिया की टेरिटरी में पकड़ के सजा दी जा सके, जेल में डाला जा सके, उसके लिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। और वो पावर किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। या फिर दूसरा केस, विजय माल्या टाइप के जो आदमी होते हैं, ये पैसा लिया इन्होंने और ये भाग गए। अब इस पैसे को रिकवर करना है अपने को, तो कुछ तो प्रॉपर्टी इसकी इंडिया में होगी, उसको अपन कैप्चर कर लेंगे अपने कानून के थ्रू। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो फॉरेन कंट्री में किसी में, हमें पैसा रिकवर करने के लिए वो फॉरेन कंट्री की प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये केस कैसा है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का। और ऐसा लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। हालांकि ये जो विजय माल्या टाइप का एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट का लॉ काम नहीं करेगा, इसमें जो दूसरी कंट्री है उसके साथ में हमारे रिश्ते कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो बेसिकली पार्लियामेंट इंडिया की पूरी टेरिटरी या उसके किसी हिस्से के लिए लॉ बना सकता है, स्टेट अपनी स्टेट की पूरी टेरिटरी या उसके किसी हिस्से के लिए लॉ बना सकता है। और जब बात आएगी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की, तो वो पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पार्लियामेंट का लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता। और वो केसेस कौन से हैं? पहला, 4 यूटीज़ की बात की गई है, 4 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और चौथी लद्दाख। इन 4 यूनियन टेरिटरीज की गुड गवर्नेंस के लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए रेगुलेशंस बनाने की पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट इन 4 यूटीज़ के लिए जो रेगुलेशन बनाएंगे उसके पास में सेम फोर्स होगी, उसका सेम इफेक्ट होगा जैसा किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट इन रेगुलेशंस के थ्रू किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अमेंड भी कर सकते हैं और रिपील भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। कौन सी 4 यूटीज़ की बात कर रहे हैं अपन? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और लद्दाख। इन 4 यूटीज़ के लिए प्रेसिडेंट जो हैं वो रेगुलेशंस बना सकते हैं और उस रेगुलेशन में सेम फोर्स होगा जैसा किसी पार्लियामेंट के एक्ट में होता है। इनफैक्ट किसी पार्लियामेंट के एक्ट को अमेंड भी किया जा सकता है और रिपील भी किया जा सकता है। दूसरा, गवर्नर को पावर है स्टेट के जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज़ में अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया गया है तो गवर्नर ये कह सकते हैं
कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या तो पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा, और हो सकता है कि अगर होगा भी तो स्पेशल मॉडिफिकेशंस के साथ में होगा। देखो, शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। ये सेंसिटिव एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, और इनको प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी हमारी है। अब बाई चांस कोई ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया है जो कि शेड्यूल्ड एरिया की सेंसिटिविटी को नहीं देखता है, जो कि इसके कल्चर को ध्यान में रख के नहीं है, तो गवर्नर ये कह सकते हैं कि भाई साहब या तो ये एक्ट पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा, और अगर होगा तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ में, एक्सेप्शंस के साथ में होगा। पावर दी गई है गवर्नर को। यही पावर गवर्नर ऑफ आसाम को दी गई है ट्राइबल एरियाज़ के लिए। आसाम के जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नर ये कह सकते हैं कि या तो अप्लाई नहीं होगा, और अगर होगा तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ में होगा। ट्राइबल एरियाज़ भी सेंसिटिव होते हैं, उसी को ध्यान में रख के ये गवर्नर ऑफ आसाम को पावर दी गई है। जो पावर गवर्नर ऑफ आसाम को आसाम के ट्राइबल एरियाज़ के लिए दी गई है, वही सेम पावर प्रेसिडेंट को दी गई है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज़ के लिए। देखो कौन कौन से अपन सिनेरियोज की बात कर रहे हैं कि एक तो पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को, स्टेट की टेरिटरी के लिए लॉ बनाने की पावर स्टेट को, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की पावर किसको, पार्लियामेंट की। और किस केसेस में अप्लाई नहीं होता, पहला यूटीज की बात कर रहे हैं अपन 4 की, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली और लद्दाख। इन 4 यूटीज के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं, गवर्नेंस के लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए। गवर्नर शेड्यूल्ड एरियाज के लिए बोल सकता है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई नहीं होगा, होगा तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ में होगा। गवर्नर ऑफ आसाम, आसाम के ट्राइबल एरियाज के लिए बोल सकते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई नहीं होगा, होगा तो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ में होगा। और यही सेम पावर प्रेसिडेंट को दी गई है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के लिए। और ये बात हो गई टेरिटोरियल एक्सटेंट की। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 जिसे अपन बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 जिसे अपन बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 जिसे अपन बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट पे किसकी पावर है लेजिस्लेट करने की, वो देखो। यूनियन लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने की पावर है पार्लियामेंट को। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने की पावर किसकी, पार्लियामेंट की। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे, आज की डेट में 98 है। और एक खास बात और, यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो वाले हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो डाले गए यूनियन लिस्ट में, और यूनियन लिस्ट पे लेजिस्लेट करने की पावर किसकी, पार्लियामेंट की। ऑब्वियस सी बात है ये। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट डाले गए जो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, और स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट करने की पावर है, लॉ बनाने की पावर है स्टेट लेजिस्लेचर्स की। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट। ये जो लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उनको डाला गया स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट, लॉ करने की पावर किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। एक तीसरी लिस्ट भी है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको यूनियन लिस्ट में डाला जाए, और इतने लोकल नहीं है कि उनको स्टेट लिस्ट में डाला जाए। ऐसे सब्जेक्ट्स को डाला गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट पर लेजिस्लेट करने की पावर दोनों की है, पार्लियामेंट की भी और स्टेट लेजिस्लेचर की भी। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली कितने थे, 47, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। क्या हो सकता है, मान लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है ए, और इस ए सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बना दिया, और दोनों लॉज ऐसे हैं कि एक दूसरे के विरोध में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं। तो सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट के लॉ को माना जाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को माना जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे,
तो किसकी बात मानी जाएगी? तो कहा यह गया कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ मान्य होगा, सेंट्रल लॉ माना जाएगा। और ये बड़ा प्री टाइप का क्वेश्चन है कि कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका लॉ माना जाएगा? सेंट्रल लॉ माना जाएगा, सेंटर का लॉ माना जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाए और उस लॉ को प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए भेज दिया जाए, और प्रेसिडेंट जो है वो उस लॉ को एसेंट दे दे, अपनी रजामंदी दे दे, तो इस केस में स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। देखो, एक तो बड़ी सिंपल सिचुएशन है, कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है ए, उस पर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है और स्टेट ने भी लॉ बना दिया है, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का, सेंटर का। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि ए सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट ने दोनों ने लॉ बनाया, लेकिन स्टेट ने जो लॉ बनाया उसको भेज दिया गया प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट ने इसको दे दी एसेंट। अब प्रेसिडेंट खुद तो देंगे नहीं एसेंट, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे, विच मीन्स कि इस स्टेट लॉ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रजामंदी है, और जब इस केस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेट लॉ को माना जाएगा, स्टेट लॉ मान्य होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट नहीं कर सकता। इनफैक्ट पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, और लेजिस्लेट करके जो स्टेट लॉ है उसको ओवरराइड भी कर सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है। इसके बाद बात आती है कि ये जो अपन कॉन्करेंट लिस्ट देख रहे हैं, इसमें आज की डेट में तो 52 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली 47 थे। 5 कहाँ से आए? तो 5 आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ये पहले हुआ करते थे स्टेट लिस्ट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में, कुछ ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा रीसेंट फिनोमिना है। जब ये लिस्ट बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब इसकी बातचीत ही नहीं थी। तो अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं है, उनको बोलते हैं अपन रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स। और इन रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने की, लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। और ये ध्यान रखा जाए, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन कि रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने की, लॉ बनाने की पावर किसको है? पार्लियामेंट को है। अच्छा, कुछ ऐसी टेरिटरीज होती हैं जो कि किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं होती हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज, या कोई ऐसी टेरिटरी जो हमने अक्वायर की है किसी दूसरी कंट्री से। अब इन जो टेरिटरीज की बात है, ऐसी टेरिटरीज जो किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है, उन पे लॉ कौन बनाएगा, उन पे लेजिस्लेट कौन करेगा? तो वो पावर दी गई है पार्लियामेंट को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कौन सा है, चाहे स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट क्यों नहीं है, लेकिन उस पे लेजिस्लेट कौन करेगा? पार्लियामेंट। ऐसी कोई भी टेरिटरी जो किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है, उसके सभी सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट करने की पावर किसकी है? पार्लियामेंट की है। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जीएसटी से रिलेटेड, और इसमें यह कहा गया लेजिस्लेटिव रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय द स्टेट। स्टेट या फिर यूनियन के द्वारा जीएसटी जो इम्पोज किया जाएगा, उस पर लॉज बनाने की पावर है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को। ये कहा गया है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। लेकिन पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ takes place in the course of interstate trade or commerce. Interstate trade
इंटर स्टेट कॉमर्स की अगर बात होगी तो जीएसटी के लिए जो लॉज हैं वो कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट, ये ध्यान रखा जाए। इसके बाद बात होती है कि वेरियस कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन है लिस्ट को लेके। तो यूएस का अगर देखें तो यूएस में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बात हुई है, लिस्ट बना दी गई है और बता दिया गया कि फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स किन किन सब्जेक्ट्स पे है। बाकी जितने भी रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं, जो बचे कुचे सब्जेक्ट्स हैं, उन पे कानून बनाने की पावर दी गई है स्टेट्स को। हमारे यहाँ पे रेजिडरी पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में, सेंटर के पास में। यूएस में रेजिडरी पावर किसको दी गई है? स्टेट्स को। और ये बट ऑब्वियस भी है क्योंकि यूएस में स्टेट्स की जो अथॉरिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ के स्टेट्स के कंपैरिजन में। और इन्हीं लाइंस पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करता है। बात अगर कनाडा की जाए तो कनाडा में दो लिस्ट हैं, एक फेडरल लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है। सेंटर के लिए फेडरल लिस्ट है और स्टेट्स के लिए प्रोविंशियल लिस्ट है। रेजिडरी पावर्स जो हैं, जो बची कुची पावर्स हैं, वो दी गई हैं सेंटर को। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 लिस्ट हुआ करती थी। एक होती थी फेडरल, एक होती थी प्रोविंशियल, एक होती थी कॉन्करेंट, जैसे हमारे यहाँ पे आज की डेट में होती हैं। यूनियन जिसको फेडरल बुला रहे हैं यहाँ, स्टेट जिसको प्रोविंशियल बुला रहे हैं यहाँ, और कॉन्करेंट तो दोनों ही सेम है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेजिडरी पावर्स, जो बची कुची पावर्स थी, वो दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। बची कुची पावर्स किसके पास में थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेजिडरी पावर्स हमारे यहाँ पे किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल है कि अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात होगी तो लॉ प्रिवेल करेगा यूनियन लिस्ट का। कभी अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के लॉ की कॉन्फ्लिक्ट हुई तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन लिस्ट का। कभी अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन लिस्ट का। और अगर कभी कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? कॉन्करेंट लिस्ट का। यूनियन लिस्ट सबसे ऊपर है प्रिवेल में, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है और फिर स्टेट लिस्ट है। और ये बात हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में। लिस्ट देख ली हमने, प्रोविजंस देख लिए। इसके बाद बात आती है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जब स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने की पावर मिल जाती है पार्लियामेंट को? तो ऐसे 5 एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं। पहला है व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन। राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे और बोले कि नेशनल इंटरेस्ट में आज के बाद से स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे, मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है ए, और राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके ये बोल दे कि आज के बाद से स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पे, ए पे, पावर दी जाती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। ऐसा किया जा सकता है राज्यसभा के रेजोल्यूशन के थ्रू। अच्छा, एक अमेंडमेंट आया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू एक टर्म ऐड किया गया जीएसटी। और अब क्या कहा जा रहा है कि एक तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके ये कह सकती है कि स्टेट लिस्ट का कोई भी मैटर, उस पर आज के बाद पावर है लॉ बनाने की, किसको? पार्लियामेंट को। दूसरा, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है तो उस पर भी लॉ बनाने की पावर किसको दी जा सकती है? पार्लियामेंट को। और ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन ये राज्यसभा से तब पास होगा जब उसको सपोर्ट मिलेगा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है, इस पर अपन ने बहुत ढंग से बात की है आर्टिकल 368 जब अपन ने पढ़ा था। और ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए फोर्स में रहता है। लेकिन ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को नंबर ऑफ टाइम्स रिन्यू किया जा सकता है। जितनी बार आप रिन्यू करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जब भी आप रिन्यू करोगे सिर्फ 1 साल के लिए फोर्स में रहेगा। मतलब आज आपने रेजोल्यूशन पास किया, 1 साल के लिए फोर्स में रहेगा, फिर दोबारा रेजोल्यूशन को पास करो, फिर दोबारा 1 साल के लिए फोर्स में रहेगा। और अगर 1 साल ख़त्म होने पे रिन्यू नहीं किया गया तो 6 महीने ख़त्म होने के बाद लॉ जो है वो सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, दिस प्रोविजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर। फॉर एग्जाम्पल, ए जो सब्जेक्ट था उस पर राज्यसभा ने पावर दे दी पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इस पर कानून नहीं बना सकती हैं, बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा। तो पहला केस कौन सा है? व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन 2/3
मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के सपोर्ट के साथ में पास किया जाएगा। दूसरा सिचुएशन है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है और नेशनल इमरजेंसी लगते ही पार्लियामेंट अक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट। पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट के जितने भी मैटर्स हैं, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर लेजिस्लेट करने की पावर नेशनल इमरजेंसी के टाइम में किसको मिल जाती है? पार्लियामेंट को। लेकिन पार्लियामेंट ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो भी लॉ बनाया है स्टेट सब्जेक्ट्स पे, वो लॉ इनऑपरेटिव हो जाता है, वो लॉ खत्म हो जाता है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स। इमरजेंसी जिस दिन ख़त्म हुई उसके 6 महीने के बाद वो लॉ जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। दूसरा, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। इमरजेंसी के टाइम पे जिस मैटर पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, एक तो वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, इमरजेंसी जिस दिन ख़त्म हुई उसके 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा। और दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर छीनी नहीं जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर्स उस सब्जेक्ट पे, उस मैटर पे लॉ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा। ये अपने को पता ही है कि जब भी स्टेट लॉ और पार्लियामेंट के लॉ में कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा? पार्लियामेंट का। तीसरा सिचुएशन है व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। जब स्टेट्स खुद रिक्वेस्ट करें, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स रेजोल्यूशन पास करें और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें, पार्लियामेंट को बोलें कि भाई फलाने स्टेट के सब्जेक्ट पे आज से आप लॉ बनाओ। पार्लियामेंट को पावर दे दें स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स रेजोल्यूशन पास करके बोलें पार्लियामेंट को कि भाई साहब आज से इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओ। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये जो लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होगा जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, बाकी स्टेट्स पे नहीं होगा। बाकी स्टेट्स अपना लॉ बना सकते हैं। दूसरा, जिन स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया उन पे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी और स्टेट को इस लॉ को अडॉप्ट करना है तो बाद में अडॉप्ट कर सकती है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है कि अगर स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को पावर दे दी कि स्टेट लिस्ट के फलाने ए सब्जेक्ट पे आज के बाद से आपको लॉ बनाना है, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर ख़त्म हो जाएगी। जिन स्टेट लेजिस्लेचर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है उन स्टेट लेजिस्लेचर्स की उस सब्जेक्ट पे पावर ख़त्म हो जाएगी और अब जो कानून बनाया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, रिपील किया जाएगा, वो कौन करेगा? सिर्फ पार्लियामेंट करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स का जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था उनका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा हुआ भी है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1976। ये सब स्टेट्स की रिक्वेस्ट के बाद में बनाए गए। चौथा सिनेरियो है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। हमारे देश ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिया, उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है या किसी दूसरी लिस्ट का है। भाई दूसरी लिस्ट का होता तो उस पर तो पावर है ही पार्लियामेंट को, लेकिन अगर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का भी है तो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। जैसे बनाया भी गया है यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट ऑफ 1947, जनेवा कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1960। और पांचवा है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया किसी स्टेट में तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है लॉज बनाने की स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। और ऐसा कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है प्रेसिडेंट रूल के दौरान स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, वो ऑपरेटिव रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होने के बावजूद। लेकिन ऐसे किसी भी लॉ को स्टेट का जो लेजिस्लेचर है जब दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर कोई दूसरा कानून बना के इस लॉ को ऑल्टर कर सकता है, रिपील कर सकता है, रीइनेक्ट कर सकता है, जो उसकी इच्छा है वो कर सकता है। और इसके बाद बात आती है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब तक तो अपन बात कर रहे थे कि पार्ट 11 में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात की गई है, उस पार्ट 11 के बाहर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट को पावर दी गई है। जैसे आर्टिकल 200 एंड 201 क्या कहता है? गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनको गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है और उनको भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के पास में एब्सोल्यूट वीटो होती है। प्रेसिडेंट अगर एसेंट देना चाहे तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है, अगर चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, और रिकंसिडरेशन के बाद अगर दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज रही है तो प्रेसिडेंट अगर असेंट देना चाहे तो दे सकता है और मना करना चाहे तो मना भी कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो है। देखो, जब सेंटर के लॉस की बात आती है तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होकर आता है प्रेसिडेंट के पास में तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी होती है। जब कोई मनी बिल पास होकर आता है तो भी प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी होती है। मनी बिल तो प्रेसिडेंट की रजामंदी के साथ ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर कोई सेंटर का ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद अगर दोबारा ये बिल प्रेसिडेंट को भेजा है हाउस ने, पार्लियामेंट ने, तो फिर प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी। स्टेट्स के केस में ऐसा नहीं है। पहली बार मना करना है मना करो, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए भेजो, दूसरी बार अगर स्टेट ने भेजा है तो अगर एसेंट देनी है तो दो, मना करना है तो मना कर दो। एब्सोल्यूट वीटो है। आर्टिकल 304, स्टेट बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स with the state or within that state can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president। स्टेट में जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, स्टेट में या स्टेट के साथ में, उससे रिलेटेड अगर स्टेट को कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज करनी है तो ऐसा बिल प्रेसिडेंट की प्रायर सहमति के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में। और इसके बाद है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर स्टेट्स को ये डायरेक्शन दे सकता है कि कोई भी मनी बिल, कोई भी फाइनेंशियल बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पैसे की कमी है, तो पहले प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लो। और इसके साथ लेजिस्लेटिव रिलेशंस ख़त्म हो गए। और फाइनल कंक्लूजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है, सेंटर के फेवर में पावर का बैलेंस झुका हुआ है। एक बड़ी फेमस सेंटर स्टेट रिलेशंस पे कमीशन बनी, सरकारिया कमीशन, इसके बारे में अपन आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। और ये कहती है कि द रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी इज़ अ टेक्निक टू अवॉइड एब्सर्डिटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर हार्मनी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लॉज। सेंटर को ज़्यादा पावर इसलिए दी गई ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि हार्मनी बनी रहे और कोई दुविधाजनक स्थिति ना आए यूनियन और स्टेट लॉज के चलते। और ये कहते हैं कि अगर यूनियन सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाए तो बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा डिजास्टरस रिजल्ट्स आए। मतलब लीगल क्योस हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, स्ट्रिफ हो जाए और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज बनाए जाएं, सेंटर स्टेट में लड़ाई झगड़े चलें। इस सब को अवॉइड करने के लिए फेडरल सुप्रीमेसी को प्रेफर किया गया है, सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।